वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल चैनल विकी डेविड एंड ऑन माय ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज आई एम विकी। और आज तारीख है 8 मार्च 2025। आज से ठीक 2 साल पहले मेरे पापा की डेथ हो गई थी लंग कैंसर की वजह से। तकरीबन 2022 के सितंबर में उनको डायग्नोस किया गया था लंग कैंसर से एंड उस चीज़ का मैंने जो है वीडियो भी बनाया था। बट जब उनकी डेथ हुई तो वो मैंने एक्सपीरियंस ऑनलाइन किसी के साथ शेयर नहीं किया जैसे मैंने मेरे मम्मी के टाइम पे बनाया था। राइट फ्रॉम दी टाइम जब मैं उनको एम्बुलेंस में ले जा रहा था और जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया और वहाँ का पूरा एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया। बट जब बारी आई पापा की तो मैंने नहीं किया। मैं कुछ वक्त चाहता था, थोड़ा सा मेंटल प्रिपरेशन चाहता था, सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। और आज जब 2 साल हो चुके हैं उस बात को, तो मैंने सोचा आज जो है सही वक्त होगा ये वीडियो बनाने का। अक्सर हमें कुछ तकलीफ़ होती है बॉडी में, जैसे कहीं कुछ पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, हैंड पेन हो रहा है, फिंगर्स पेन कर रहे हैं या ईयर पेन हो रहा है, या फिर किसी तरह की कोई तकलीफ़ हो रही है अपने शरीर में। हम तुरंत उस चीज़ को गूगल करने की कोशिश करते हैं। और आपको पता ही होगा जब भी हम चीज़ों को गूगल करते हैं तो गूगल सबसे जो वर्स्ट कंडीशन बता देता है किसी भी सिचुएशन में, वो होती है कैंसर। आप मान लीजिए आंखों में आपकी कुछ तकलीफ हो रही है, आपने गूगल कर लिया कि पेन इन आई और आईज आर वाटरी, तो गूगल 1 2 3 4 बताएगा। 1 2 3 में नॉर्मल बताएगा, 4th बताएगा कि इट कुड बी कैंसर। सेम अगर आप स्टमक पेन के लिए डाल के देखें कि आई एम हैविंग सीवियर स्टमक पेन, 1 2 3 विल बी नॉर्मल सिम्टम्स और नॉर्मल इलनेसेस, और 4th होगा इट मे बी कैंसर, है ना। ये एक इम्पैक्ट जोक बन चुका है। बट क्या आपको पता है कि जब एक्चुअली आप कैंसर रिलेटेड किसी बीमारी का रिसर्च करते हो, किसी बीमारी का मतलब कैंसर आपको पता होगा, नहीं पता है तो आज आपको पता चल जाएगा कि कैंसर जो होता है बॉडी के अलग अलग हिस्सों का अलग अलग कैंसर बनता है, होता है। तो जब आप उन बीमारियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं या किसी भी टाइप का कैंसर गूगल पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, अनफॉर्चुनेटली उसकी इन्फॉर्मेशन आप गैदर नहीं कर पाओगे। एंड ठीक वही हुआ मेरे पापा के टाइम पे जब उनको कैंसर डायग्नोस किया गया था। वी ट्राइड लुकिंग ऑन गूगल, तभी तो इनफैक्ट ये AI चैट GPT वगैरह नहीं था, तो हम जितना कुछ वहाँ से करने की कोशिश कर रहे थे, ढूंढने की कोशिश करते इन्फॉर्मेशन को, वो नहीं मिल पा रही थी। अजीब बात है, नॉर्मल बीमारी के लिए आप ढूंढो तो वो सीधा कैंसर बता देता है, बट वाकई में अगर आप कैंसर के बारे में गूगल पे इन्फॉर्मेशन ढूंढने जाओगे तो आपको कम ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं ओवरव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ कि कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ फैलता है, किस बॉडी पार्ट में होता है। मैं बात कर रहा हूँ जो कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, जब डॉक्टर बता देता है ये बॉडी पार्ट में आपका कैंसर है, इस टाइप का कैंसर है, उसके अंदर अलग अलग कैटेगरी होती है, बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, और जब एक डिटरमाइन हो जाता है कि दिस इज़ द कैंसर दैट दिस पेशेंट इज़ हैविंग, आप उसकी इन्फॉर्मेशन लेने जाओगे तो बहुत मुश्किल है पता करना। सो पहली चीज़ मैंने डिसाइड किया था तब, और ख़ास करके मेरी मम्मी के टाइम पे, कि मैं एक चैनल बनाऊं और जो एक्सपीरियंसेस मैंने गो थ्रू किए हैं वो आपके साथ शेयर करूं, और ख़ास करके हॉस्पिटल्स के रिव्यू करके दिखाऊं, आपको कुछ इलनेसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन बता सकूं इन लेमेंस लैंग्वेज जो समझने में आसान हो, और एक वीडियो के अंदर आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो वैसे ही कुछ मैंने सोचा है, बेसिकली वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसी हफ्ते में, आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ उस एक्सपीरियंस को जो मैंने अपने पापा के खोने के टाइम पे गो थ्रू किया। तो उस वक्त वीडियो नहीं बनाना चाहता था। आज 2025 है, 8 मार्च है, उनकी डेथ एनिवर्सरी पे मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो बेसिकली हुआ क्या, जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ऑनलाइन कि पापा को जो है लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ है, आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट, सिक्योर्ड, करेजियस, और आज भी हूँ और तभी भी था जब वो गो थ्रू कर रहे थे। लेकिन कुछ चीज़ें जो एक्सपीरियंस की वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि जो गो थ्रू कर रहे हैं फ्यूचर में, या फिर इस वक्त गो थ्रू कर रहे हैं जो फ्यूचर में शायद देख रहे होंगे, तो आपको भी इस वीडियो से थोड़ी बहुत नॉलेज और हो सके तो थोड़ी बहुत हिम्मत मिल सके। तो लंग कैंसर उनको डिटेक्ट हुआ था 4th स्टेज का। अमूमन ये जो कैंसर होता है लंग्स वाला, और कुछ और भी कैंसर्स होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली फाइनल स्टेज में ही डिटेक्ट किए जाते हैं। कैंसर में बेसिकली 4 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। सो स्टेज 1 इज द स्टार्टिंग एंड स्टेज 4 इज द लास्ट काइंड ऑफ थिंग। तो जब 4th स्टेज पे होता है पेशेंट, तो वहाँ से रिकवर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है एज ऑफ नाउ।
एंड गनीमत यह है कि आज से 100 साल पहले भी, 150 साल पहले भी, 50 साल पहले भी वही हालत थी जो आज भी है। ठीक है, तो ये स्टेज 4 से पेशेंट को क्योर करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एंड दिस इज़ द फैक्ट। तो होता क्या है कि सबसे पहले हमने पापा का जो है फ्लूइड टैपिंग किया था। फ्लूइड टैपिंग मतलब उनके लंग्स के अंदर जो फ्लूइड भर चुका था उसको टैपिंग यानी कि निकाला गया था। टैपिंग, टैप अपने घर के अंदर जो टैप होता है उसी प्रोसेस को टैपिंग कहते हैं, मतलब वहीं से वो वर्ड लिया गया है। तो उनके पीठ के जरिए जो है डॉक्टर ने सिरिंज घुसा के, पाइप घुसा के जो भी था वो ड्रेन कर लिया। उस फ्लूइड को जब जांच के लिए भेजा गया था टेस्ट के लिए कि पता करने इज इट ट्यूबरक्लोसिस और इज इट कैंसर, तो उस टेस्ट को आने के लिए ही 6 महीने लग जाते हैं, बिकॉज उस फ्लूइड के साथ ही बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक टेस्ट किए जाते हैं, तब जाके पता चलता है फाइनली कि किस टाइप का कैंसर है। और वो एक फाइनल टेस्ट नहीं होता, इसके बाद भी बहुत सारे अलग टेस्ट करनी पड़ती है, जीन टेस्ट। ठीक है, तो जब हमने फ्लूइड टैपिंग किया तो थोड़ी सी रिलीफ मिली थी पापा को। रिलीफ का मतलब ये है कि उसके पहले बहुत ज़्यादा खांसते थे, रात को सोने के टाइम पे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तो बहुत खांसी आती थी। तो जिस दिन हमने टैपिंग किया तो पूरा जो पानी निकला, मेरे ख्याल से कम 2-2.5 लीटर पानी निकला होगा। ठीक है, इट वॉज अ रेड कलर्ड फ्लूइड, एंड उस रात को और उसके 1-2 दिन तक उनको आराम से जो है नींद आई थी, खांसी भी कम हो गई थी, बट धीरे धीरे वापस से वो जो फ्लूइड है वो भरता जाता है, आपको बार बार वो करना पड़ता है। सो कट टू डायरेक्ट आते हैं उस दिन पे जिस दिन फाइनली ही लेफ्ट अस। तो हम गए थे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। मेरे मम्मी के टाइम पे मैं गया था साइन हॉस्पिटल, तो उसका एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था। आज मैं बता रहा हूँ टाटा मेमोरियल का एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट टाइम जब हम गए थे तो डॉक्टर ने उनका डेटा एंट्री किया था पूरे सिस्टम में। पहले ही उन्होंने पूछ लिया कि कितने सिगरेट पीते हैं। मतलब डॉक्टर को तक पता है कि इस एज पे जब बंदा आता है और इस स्टेज पे आता है तो कहीं ना कहीं टबैको इज द रीजन। तो हिज क्लियर क्वेश्चंस वर हाउ मेनी सिगरेट्स एंड सिंस हाउ मेनी ईयर्स। और अमूमन जब मैं लाइन में खड़ा था तो डॉक्टर जो है यही सवाल हर किसी को पूछ रहे थे। तो पहली चीज़ तो यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप टबैको कंज्यूम करते हैं किसी भी फॉर्म में, ओरल है या फिर विद स्मोक है या जो भी जिस तरह का भी है, वो ना करें। टबैको हो, सिगरेट हो, दारू हो, बीड़ी हो, हुक्का हो, ये आप ना करें, ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो पहले दिन पे ये हुआ, डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपको ब्लड टेस्ट के लिए आना पड़ेगा। तो बहुत सारा गैप हो गया था उस दौरान, एंड ब्लड टेस्ट के लिए काफ़ी टाइम हमने ले लिया, नहीं जा पाए टाइम पे। इनफैक्ट मैं भी बहुत बिजी था और पापा भी जो है मना करते थे, ज़्यादा आना जाना नहीं कर रहे थे, घर पे ही एवरीथिंग वाज ही वाज एट होम। तो सितंबर में वो डायग्नोज हुए थे। इनफैक्ट टिल फरवरी ही वाज ऑल ओके। बाय ऑल ओके आई मीन ही वाज कफिंग बट ही वाज हैविंग मोबिलिटी, घूम फिर रहे थे, चल फिर रहे थे, आना जाना कर रहे थे। बट फरवरी में एक हमने शादी अटेंड की, वो बस एक उनका लास्ट आउटिंग था। उसके बाद जिस दिन वो घर पे आए उसी रात से लेकर लास्ट तक उनका चलना फिरना ऑलमोस्ट बंद हो गया था, कहीं आ जा नहीं पा रहे थे, उनको हिम्मत नहीं हो रही थी। तो बहुत फोर्स करने के बाद हमने जो है एक दिन डिसाइड किया कि नहीं, हम ब्लड टेस्ट के लिए जाएंगे ताकि आगे का जो भी ट्रीटमेंट है, जिस तरह का भी ट्रीटमेंट हो सके, भले ही स्टेज 4 में क्यों ना हो, बट थोड़ा बहुत भी हमें मंथ्स मिले 7 महीने के लिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत मेंटल प्रिपरेशन के साथ, फिजिकल प्रिपरेशन के साथ हमने दिन चुना 8 मार्च का। 6 मार्च को मेरी बहन का बर्थडे था, तो हमने पापा के साथ सेलिब्रेट भी किया था। 7 मार्च को हमने रेस्ट किया, 8 मार्च को हमने डिसाइड किया कि हम जाते हैं। तो मेरे घर से टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे हम गए थे, मेरी कार में ही गया था मैं लेके उनको। तो जब कार तक पप्पा को लेके जा रहे थे तो ही कुड नॉट इवन वॉक टिल द कार वेर इट वॉज पार्क्ड। और अगर मैं डिस्टेंस में बात करूँ सो इट वॉज हार्डली 150 मीटर्स फ्रॉम वेयर वी वर। तो 150 मीटर चलने में भी पप्पा को नहीं हो रहा था, उनकी सांस फूल रही थी और ऐसा लग रहा था कि उन्हें सांस ही नहीं आ रही है। वो बार बार बोल रहे थे कि नहीं मैं यहीं बैठ जाता हूँ। तो हम लोग उनको मोटिवेट करके, नहीं पापा बस और 2 कदम करते करते हम कार में बिठाए पप्पा को। बिठाने के बाद ही वॉज फीलिंग फाइन। कार का एसी वगैरह ऑन किया। मार्च का महीना, 8 तारीख, गर्मी भी ठीक ठाक थी, एसी अच्छा खासा ऑन करके फिर पापा को कंफर्टेबल करके हम चले गए। ब्लड टेस्ट के लिए उन्होंने बोला था कि कुछ भी खाना नहीं है, तो ओवरनाइट पूरी फास्टिंग की थी पापा ने, खाया पिया कुछ नहीं था, चाय तक नहीं पी थी। और हम लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। फॉर्चुनेटली उस दिन मुझे पार्किंग जो मिली वो हॉस्पिटल के गेट के ठीक सामने मिली। सो ज़्यादा दूर नहीं पार्किंग करनी पड़ी, बिकॉज पहली बार जब मैं गया था तो बहुत दूर पार्किंग मिली थी। और मैंने सोचा कि अगर वैसा इस बार हो तो एक काम करूंगा, मैं हॉस्पिटल तक पापा को लेके जाऊंगा, वहाँ बिठा दूंगा, कार दूर पार्क करके आ जाऊंगा चल के, एंड देन वी विल गो इनसाइड। बट फॉर्चुनेटली पार्किंग गेट के सामने ही मिल गई। एंड
पापा का हाथ पकड़ के जो है हॉस्पिटल के अंदर हम लोग चले गए। अब हॉस्पिटल के अंदर जब चले गए तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, और ख़ास करके आई थिंक इट वाज वेडनेसडे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मुझे ठीक याद है तो। वेडनेसडे इसलिए याद है क्योंकि थोरैक्स मतलब चेस्ट जिसको कहा जाता है आम भाषा में, उस दिन चेस्ट वाला काम वहाँ पे होता है हॉस्पिटल में, तो वही सारे पेशेंट आते हैं। तो सारे पेशेंट्स की भीड़ थी, ब्लड टेस्ट के लिए बहुत भीड़ थी, गर्मी भी थी, हवा वगैरह भी कम थी। और अब क्या हो रहा था, पापा को ज़्यादा खड़े रहने चलने नहीं हो रहा था, तो पापा को मैंने बिठा के रखा, लाइन में मैं खड़े हो गया था, कूपन लेके। कूपन बटता है वहाँ पे, एटीएम मशीन के जैसा एक मशीन है वहाँ पे, वहाँ से आप कूपन लेते हो, लाइन में लग जाते हो, और जब आपका नंबर आता है तो फिर आप अंदर चले जाते हो। तो मैंने पापा को दूर बिठा था जहाँ पे भीड़ ना हो, वेंटिलेशन अच्छा हो, वहाँ पे वो थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करे, और लाइन में मैं खड़े हो गया था। बहुत गर्मी थी, बहुत परेशानी थी, और जब नंबर पास में आने लग गया, देन आई कॉल्ड डैड, उठा के मैं उनको लेके आ गया और चेयर पे बिठा दिया, और धीरे धीरे नंबर करीब आते गया। जब करीब आ गया तो बाहर जो सिक्योरिटी थे उन्होंने बोला कि सर आप अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ पेशेंट जा सकता है। और तब मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, मैंने बोला ठीक है पापा आप जाइए अंदर, मैं बाहर ही वेट करता हूँ। और मेरे ख्याल से ये मुझे नहीं करना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन इनसाइड, बट उस वक्त मैं नहीं कर पाया ये। तो जब अंदर गए तो नॉर्मली तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं ब्लड टेस्ट के लिए, पापा को कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया, तकरीबन 30 से 40 मिनट लग गए। तो बाहर मैं टेंशन में था कि क्या हो रहा है, क्योंकि ही वॉज जब भी ब्लड टेस्ट कराते थे, इवन इन हिज नॉर्मल लाइफ, तभी उनको पेन बहुत होता था ब्लड निकालने के टाइम पे। कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है, बाय गॉड्स ग्रेस मुझे नहीं होता जब मैं ब्लड वगैरह ड्रॉ करना पड़ता है। अब कुछ लोगों को बहुत पेन होता है, और ये डिपेंड करता है उस टेक्नीशियन पे भी, वो किस तरह से निकाल रहा है, तो बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं बाहर टेंशन में था, बट फिर अपेरेंटली 40 मिनट बाद मुझे अंदर से अंदर किसी ने बुलाया, तो मैं टेंशन में आया कि हुआ क्या, आई मीन ऑल रॉन्ग थिंग्स वर गोइंग इन माई हेड। तो जिस दौरान आप ऐसे मतलब फेज़ में होते हो ना, तो थोड़ी नेगेटिव चीज़ें आप सोचना चालू करते हो। ये नेगेटिव नहीं है, इसे नेगेटिव नहीं कहूँगा, इसे मैं कहूँगा वर्स्ट के सिनारियो, जिसे आप ज़्यादा सोचते हो कि ये हो गया तो अब क्या करना है। तो जब मुझे अंदर बुलाया गया तो मैं टेंशन में आया, कहीं पापा अंदर बेहोश तो नहीं हो गए, क्या हो गया उन्हें। सो आई वेंट देयर एंड ही वॉज लाइक कि बेटा हो गया टेस्ट। एंड नर्स जो थी या डॉक्टर जो थे, उन्होंने बोला कि इनका टेस्ट हो गया, इनको आप पहले कुछ खिला पिला दीजिए। मैंने बोला ठीक है, थैंक यू। तो ब्लड निकल गया एंड आई वाज लाइक कि चलो एक स्टेप ट्रीटमेंट का स्टार्ट हो गया, अब धीरे धीरे करके जो भी होगा वो करते जाएंगे। पहला सबसे लंबा काम यही था, लाइन में खड़े रह के ब्लड टेस्ट करना। सो मैं पापा को बाहर लेके आता हूँ उस एग्जिट से, मतलब जो यहाँ पे वो ब्लड निकालते हैं, और तभी पापा का मैंने हाथ पकड़ा था। और लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि पापा ने जो हाथ है मेरा वो टाइट पकड़ा था। बहुत बार ऐसा हुआ कि हम बोलते थे पापा को, पापा हाथ पकड़ लीजिए चलने के लिए रोड क्रॉसिंग के टाइम पे, तो खुद मना करते थे कि नहीं नहीं हाथ नहीं पकड़ना, आई विल डू इट माई सेल्फ। बट उस दौरान उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और काफ़ी टाइट हाथ पकड़ा। एंड जैसे मॉर्निंग में घर से कार तक वो बोल रहे थे नहीं मुझसे नहीं चला जाएगा, मैं यहीं बैठ जाता हूँ, तो वैसे वो वहाँ बिहेव करने लगे कि नहीं मैं यहाँ बैठता हूँ, नीचे ज़मीन पे लिटरली। तो मैंने बोला नहीं पापा आप थोड़ा सा और चलो, मैं चेयर तक आपको लेके जाता हूँ, बस हो गया, अभी अपन जूस पी लेते हैं, थोड़ा चाय पानी पी लेंगे, थोड़ा ठीक लगेगा, चलो नीचे चलते हैं, हवा वगैरह आएगी वहाँ पे। तो कैसे कैसे फोर्सफुली हिम्मत करके पापा को मैं नीचे लेके आ गया। और हॉस्पिटल के जो प्रीमाइसेस है अंदर, वहाँ पे काफ़ी सारी चेयर्स रखी हुई है जो प्लेटफॉर्म वगैरह पे होती है, एयरपोर्ट पे जैसे होते हैं स्टील के बेंचेस, तो बेंच काफ़ी रखे होते हैं। तो वहाँ पे मैंने पापा को बिठाया और मैंने बोला पापा आप बैठो यहाँ पे, एंड मैं कुछ पीने के लिए लेके आता हूँ। तो बिठाया मैंने पापा को एंड ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो बात नहीं कर रहे थे। तो मुझे लगा कि उनकी सांस फूल गई होगी, तो मैं भी फोर्स नहीं करता हूँ, बट मैं छोड़ के नहीं गया उनको, मैंने थोड़ा वहीं बिठाया पापा को, उनके सामने बैठा नीचे और वेट कर रहा था ताकि वो नॉर्मल हो जाए, कि हो सकता है चले हम लोग फर्स्ट फ्लोर से या सेकंड फ्लोर पे, मुझे याद नहीं है, बट फर्स्ट फ्लोर ही होगा मेरे ख्याल से, वहाँ से नीचे तक हो सकता है उनकी सांस फूल गई हो, तो मे बी ही इज़ ट्राइंग टू कैच अप विद ब्रेथ। तो मैंने फोर्स नहीं किया, बट फिर धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि पापा को मैंने बिठाया है और वो एक तरफ झुक रहे हैं, ठीक है। तो जैसे बुखार में हम करते हैं ना, हमसे बैठा नहीं जाता, तो हम बैठते हैं, तो हॉस्पिटल में भी बचपन में खास करके बैठते हैं, तो हम लेटना चाहते हैं। तो उसी तरह से जो है पापा का बॉडी लैंग्वेज होने लग गया। ही स्टार्टेड टू लीन ऑन हिज राइट साइड, और मैं जो था कि पापा को बोला था पापा सही से बैठो, क्या हो गया पापा, ठीक से बैठिए, मैं लेके आ रहा हूँ, पानी लेके आ रहा हूँ। But he was not responding and his facial expressions started to change. By change, I mean
उनका जो लिप मूवमेंट था उससे मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया कि ये जो गो थ्रू कर रहे हैं पापा वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है उनके लिए, एंड मे बी ही माइट फेंट बिकॉज ब्लड निकाला गया है, दैट कुड बी द पॉसिबिलिटी। एंड धीरे धीरे ही स्टार्टेड लीनिंग। अब वो बेंच पे मतलब लेटने की जगह नहीं थी बिकॉज वहाँ पे वो आर्म रेस्ट था ना, तो वो ही कुड नॉट लाई डाउन कम्प्लीटली। तो बाजू में एक लड़का था और यहाँ पे कोई लेडी थे, तो मैंने उस लड़के को रिक्वेस्ट किया कि यार आप हाथ लगा दो, इनको पकड़ो, मैं पानी लेके आता हूँ। तो जब तक मैं पानी वानी लेके आया कहीं से, तो उसने भी, उस बंदे ने पानी दिया आई थिंक, जहाँ मुझे याद है। मैंने पापा को पिलाने की कोशिश की, नहीं पी रहे थे। मैं पापा पापा उनको चिल्ला रहा था कान में, पापा पापा, रिस्पॉन्ड करने की कोशिश, सोचा था रिस्पॉन्ड करेंगे, बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड, एंड या ही कुड नॉट रिस्पॉन्ड। तो रिस्पॉन्स नहीं आया उनका, एंड स्लोली ग्रेजुअली he just kept his eyes open and he just stopped moving, no movement at all। तो मैं दौड़ के गया सिक्योरिटी के गेट के पास, एक वहाँ पे जो है हेल्प कियोस्क है, वहाँ पे कैसा है कि एनजीओ टाइप के कुछ लोग होते हैं हेल्प करने वाले। तो वहाँ पे गया मैं, और वहाँ पे एक जेंटलमैन थे इन हिज 40s और 50s, उनको मैंने बताया कि मेरे पापा का मैंने ब्लड टेस्ट किया, वहाँ अभी बिठाया मैंने, एंड ही इज़ जस्ट कोलैप्सिंग, ही इज़ नॉट मूविंग। तो ही सेड कि आप एक काम करो बेटा, आप जाके पापा के साथ बैठो। कहाँ है? मैंने बोला वहाँ वो चेयर पे है। तो ही सेड यू इमीडिएटली गो देयर, मैं करता हूँ। अब वो भी खुद इंसान जो थे मिडिल एज से थोड़ा सा ज़्यादा थे, बट फिर भी ही वेंट इनसाइड दैट वार्ड जहाँ पे थोरैक्स वगैरह का होता है, वहाँ पे जाके जो है उन्होंने वार्ड बॉय वगैरह जो भी थे उनको लाया, एंड दे ट्राइड ब्रिंगिंग द व्हील चेयर, बट देखा कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, इमरजेंसी हो रही है। तो लिटरली उस वार्ड बॉय ने जो है पापा को गोद में उठाया, एंड दे रश्ड इनसाइड दी वार्ड, आईसीयू नहीं, वार्ड में, जहाँ पे नॉर्मली ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाता है, केमोथेरेपी वगैरह की जाती है वहाँ पे। अब उस सेक्शन में जो है एक लेडी का ऑलरेडी केमोथेरेपी चल रहा था, एंड शी वाज इन पेन, मतलब बहुत ज़्यादा पेन में थी। और डॉक्टर ने उसको रिक्वेस्ट किया कि मैम आप थोड़ा इमरजेंसी, प्लीज़ थोड़ा सा बाहर बैठिए, हम आपका करेंगे। तो लिटरली शी वाज इन पेन, शी वाज क्राइंग, और वो भी समझने की कोशिश कर रही थी कि आप यार मुझे मत बिठाओ बाहर, प्लीज़ कुछ तो करो। बट डॉक्टर मेड हर रियलाइज़ कि ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, आपको बैठना पड़ेगा। तो पापा को वो लोग अंदर लेके गए, मैं भी अंदर गया था, एंड बिकॉज थोड़ा सा प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज रहता है मेरा, तो दे लेट मी इन। तो डॉक्टर वगैरह आए रश करके, और उन्होंने जो है नर्स को बोला कि कोड ब्लू है, कोड ब्लू है। पहले तो उन्होंने ऑक्सीजन वो जो भी मशीन होती है जो फिल्मों में हम देखते हैं जो चेस्ट पे लगाते हैं, वो मंगाने की कोशिश की, वो जब तक लाए, बट डॉक्टर सेड कोड ब्लू। तो कोड ब्लू मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे अभी पता चला, इट इज़ व्हेन द पेशेंट एक्सपायर्स, ख़त्म हो जाता है, तो वो कोड ब्लू बोला। तो तभी मेरे दिमाग में कोड ब्लू, आई वाज लाइक कि रेड इज़ डेंजर ना, तो ब्लू हो सकता है कि इमरजेंसी हो, कुछ ट्राई कर रहे हो, बट कोड ब्लू, ही पास्ड अवे, एंड ही पास्ड अवे एट दैट वेरी मोमेंट। तब डॉक्टर आए और उन्होंने बताया कि यार, मैंने पूछा डॉक्टर, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ही इज़ पास्ड अवे। तो मेरे लिए वो थोड़ा सा शॉकिंग था, क्योंकि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू गो टुडे। आई मीन आई न्यू ही इज़ गोइंग टू गो, बट नॉट लाइक दिस। तो फिर वहाँ पे जो उसी सेक्शन में उनको रखा था थोड़ी देर के लिए, जब तक कि वो स्ट्रेचर वगैरह आके कहीं और शिफ्ट ना करे, तब तक फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन किया जिनके साथ मैं तब टच में हुआ करता था, अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है। तो उनको कॉल किया, उनको बताया ऐसा ऐसा है। इनफैक्ट वन ऑफ माई फ्रेंड, शी सेड कि शैल आई सेंड माई फादर, आई मीन दैट वाज बिगेस्ट थिंग फॉर मी। तो काफ़ी अच्छा लगा सुन के, बट आई वाज लाइक कि नहीं, इट्स ओके, आई विल मैनेज। फिर मैंने 2 फ्रेंड्स को भी कॉल किया था, एंड दे ऑल्सो केम, वो भी आ गए तब तक। एंड फिर फाइनली मैंने सोचा कि जब तक मेरे फ्रेंड्स आते हैं थोड़ी देर में मैं अपने घर पे इन्फॉर्म कर देता हूँ बहन को। दैट वाज द बिगेस्ट टास्क फॉर मी, क्योंकि जैसे एक होता है कि मम्मी के साथ कोई अटैच होता है बच्चा ज़्यादा, पापा के साथ कोई ज़्यादा अटैच होता है, हालांकि प्यार तो दोनों से ही करते हैं बच्चे, तो बहन का जो है वो पापा के साथ ज़्यादा अटैचमेंट था। तो मेरे लिए सबसे बड़ा टेंशन ये था कि ये नहीं कि पापा गुजर गए हैं। फॉर मी, आई कम फ्रॉम अ डिफरेंट माइंड सेट बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजन्स। तो मेरे लिए था कि चलो पापा इज़ नॉट हियर एनी मोर इन पेन, एंड ही हैज़ गॉन बैक टू हिज क्रिएटर, आवर क्रिएटर, तो ही इज़ एट अ पीसफुल प्लेस नाउ। अब वो तो सेट हो गए पापा, अभी तो अच्छे से मतलब शरीर उन्होंने छोड़ दिया है, अब बहन को कैसे संभालो। तो सबसे बड़ा चैलेंज वो था। मैंने फिर सोचा कि चलो वही करते हैं जो अमूमन किया जाता है। मैंने घर पे फ़ोन करके बोला कि यार थोड़ा सा इमरजेंसी हो गया, आप आ जाओ करके। सो दे स्टार्टेड रशिंग टुवर्ड्स द हॉस्पिटल। तब तक फिर स्ट्रेचर मंगा के जो है उनको दूसरी मेन बिल्डिंग जो है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की, वहाँ पे शिफ्ट करा गया।
आईसीयू में, इमरजेंसी वार्ड जो होता है ट्रॉमा वगैरह को, वहाँ पे लेके गए और उस सेक्शन में लास्ट बेड पे उनको जो है फिर उनको वहाँ पे रखा गया, मतलब वाइट चादर के अंदर जो भी जैसे आप देखते हो नॉर्मली। और फिर उनका जो भी रिंग था, सिल्वर का रिंग था, घड़ी थी, उनकी चेन थी, तो वो सारा कुछ मैंने निकाल लिया और अपने पास सेफ रख लिया, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैड टू लीव हिम देयर फॉर वन मोर नाइट, बिकॉज ऑलमोस्ट दोपहर शाम हो चुकी थी, तकरीबन 4 या 4:30 बज चुके थे। और हम लोग में शाम को क्रिमेट नहीं करते भी होंगे, बट जो सिमेट्री है वहाँ पे तो अलाउ नहीं करते शाम को सनसेट के बाद। तो अगले दिन तक मुझे वहाँ रखना था, तो आई वॉज लाइक यार कहीं यू नेवर नो। सो वो मैंने सारी चीज़ें निकाल ली और बहन के हाथ में दे दी, एंड व्हेन शी केम शी क्राइड अ लॉट, एंड वो बात थी। बट somehow I was able to make her understand, but instead of she herself understood that he is at a peaceful place. तो वो बात थी। और फिर मैंने वहाँ के डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया कि आप एक दिन और जो है मॉर्ग में रखेंगे रात को, तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम लोगों में जो है अगले दिन ही हो पाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मॉर्चुरी तक मैं गया, अंदर तक जहाँ पे बॉडीज़ वगैरह रखी जाती है, एंड उस दौरान मैंने देखा कि किस तरह से मॉर्चुरी होती है। फर्स्ट टाइम किसी मॉर्चुरी में गया था, मम्मी के टाइम पे मुझे अंदर अलाउ नहीं किया था उन्होंने, मॉर्चुरी के अंदर गेट के बाहर ही रखा था, डोर के बाहर, नॉट गेट के बाहर, डोर के बाहर रखा था। बट पापा के टाइम पे दे लेट मी इन, सो दैट मैं भी देखूँ कि किस बॉक्स में रखा जा रहा है और मैं अगले दिन आके बता पाऊँ कि हाँ ये बॉडी है। तो बहुत ऑकवर्ड हो रहा था मेरे लिए, क्योंकि यार पापा के साथ में आया और अब अकेले जाना है घर पे, और ये सोच के नहीं आता। घर पे भी बहन ने खाना वाना बना के रखा था कि पापा ब्लड टेस्ट करके आएंगे, भूख लगी होगी तो घर पे कुछ खा भी लेंगे, बट दैट इज़ वॉट इट वॉज। तो घर पे आ गए, अगले दिन उनका फ्यूनरल था। अगले दिन का प्रोसेस डॉक्टर ने जो बताया था, उन्होंने कहा था कि आपको पुलिस स्टेशन जाना है, वहाँ से एनओसी लेके आना है, और कुछ फॉर्मेट भी मेरे ख्याल से उन्होंने दिया था, या पुलिस वालों ने दिया था, और वो एनओसी लेके आप जमा कर देना, फिर आप बॉडी लेके जा सकते हैं। तो अगले दिन फ्यूनरल का टाइम था कुछ 11 या 12 बजे का मैंने दिया था, बट अपेरेंटली जब हम पुलिस स्टेशन पहुँचे, थोड़ा सा वक्त हमें वहाँ लग गया, ज़्यादा तो नहीं लगा। और मैं रेडी था कि कुछ थोड़ा सा पैसे, यू नो हाउ इट वर्क्स इन इंडिया, तो मैं रेडी था कि कुछ दे के जल्दी काम करा लूँ। बट ट्रस्ट मी, मेरे मम्मी के टाइम पे मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वहाँ पे एक वार्ड बॉय था, उसने मुझे हेल्प किया वार्ड तक, मतलब इमरजेंसी रूम से लेके वार्ड तक छोड़ने में, स्ट्रेचर को धक्का देने में मम्मी को हेल्प किया था। तो मैंने उसको लिटरली कुछ पैसे देने की कोशिश की, एंड ही सेड कि नहीं, ये मेरी मम्मी जैसे हैं, मैं पैसे के लिए मैंने आपकी हेल्प नहीं की, आपको मैंने देखा कि आप अकेले कर रहे हो तो मैंने आपकी हेल्प की है, मेरी माँ के जैसे मैंने हेल्प की है। और ये सेकंड इंसिडेंट, उस पुलिस इंस्पेक्टर ने ना पैसे की डिमांड की, और ना कुछ इशारा किया, और ना कुछ साइंस दिए कि पैसे दो तो फटाफट हो जाएगा। आई जस्ट वेंट देयर, आई सेड कि सर एनओसी चाहिए, पापा की डेथ हुई है कल, हॉस्पिटल में बॉडी है। तो उन्होंने मुझे फॉर्म दिया, बोले कि ये फॉर्म है, ये ज़ेरॉक्स लेके आओ, क्योंकि हमारे पास एक ही बच्चा है, ज़ेरॉक्स लेके आइए, फिर आपको मैं साइन करके देता हूँ। तो ज़ेरॉक्स लेके आया, साइन भी किया, ट्रस्ट मी, 1 रुपया नहीं लिया उन्होंने, साइन फटाफट किया। वो साइन लेके फिर हम हॉस्पिटल गए। जब हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे जो है ज़्यादा टाइम लग गया, तकरीबन 1-1.5 घंटा वहीं लग गया। सारा कुछ पेपर वर्क करना पड़ता, उनकी भी जिम्मेदारी होती है डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने की। और फिर वहाँ से वो सब एनओसी वगैरह पेपर जमा करके हम लोग नीचे आ गए मॉर्चुरी में। फिर वहाँ से बॉडी हमने डैड का लिया, और तभी भी उसी पोजीशन में थे पापा, जो हमने मतलब लास्ट मोमेंट पे जो था। तो नहीं, आई अंडरस्टैंड, यू माइट बी थिंकिंग यार चेंज थोड़ी होगी, नहीं, नॉट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, बट यू नो इट इज़ वियर्ड टू थिंक हाउ इट इज़, यू नो डेथ, कि जब आप जिस पोजीशन में ख़त्म हो जाते हो तो वही पोजीशन में रहते हो, नो चेंजेस देयर। तो थोड़ा सा मतलब उस एंगल से मैं बता रहा हूँ। एंड देन फिर बॉडी लेके फिर एम्बुलेंस से जाके फिर जो भी है हमारा हमने किया, जो फ्यूनरल का प्रोसेस होता है। तो ओवरऑल ये एक्सपीरियंस रहा। अब दूसरी खास बात मैं अगर आपको बताऊँ गाइस, कि हॉस्पिटल के एक्सपीरियंस, ब्लड ट्रीटमेंट का लिया होगा, क्योंकि कार्ड में पैसे आते हैं, वो इनका कार्ड मिलता है, वो कार्ड में पैसे कटे होंगे। बट उसके बाद मॉर्चुरी का भी, और इमरजेंसी रूम में जो भी उन्होंने रखा, जो भी किया, या फिर वो जो लेके गए थे वो इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए वगैरह में भी, तभी भी उन्होंने जो है उस चीज़ का एक पैसा नहीं लिया हॉस्पिटल में। इनफैक्ट मेरे ख्याल से हॉस्पिटल से कॉल भी आया था कि आपके कार्ड में अभी भी कुछ पैसे ऐसे बाकी है, आप उसको ले सकते हैं, जो भी। हाँ, आई थिंक मुझे कॉल आया था कि सर आपके कार्ड में सर्टन बैलेंस है, तो आपके फादर एक्सपायर हो गए, तो आप आके कार्ड दे के पैसे ले सकते हैं। तो वो मैंने नहीं लिए। बट आई मीन लुक एट
द वे द हॉस्पिटल फंक्शंस। तो ओवरऑल ये बात थी। अब थ्रू आउट दिस फेज ना हमने पापा को बताया नहीं था कि उनको हुआ क्या है, कि दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। रिसेंटली इसी हफ्ते में एक वीडियो देख रहा था, पॉडकास्ट देख रहा था बेसिकली, और उस पॉडकास्ट पे फलाने इंसान को बुलाया गया था हु वाज अ कैंसर स्पेशलिस्ट। अब जो गो थ्रू करते हैं ना, इनसे उनको पता चल जाता है कि यार कैंसर स्पेशलिस्ट कौन होता है और ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होता है और एक नॉर्मल डॉक्टर कौन होता है जो खुद को कैंसर स्पेशलिस्ट बताना चाहता है। अब उस थ्रू आउट द पॉडकास्ट वो बंदा एक ही चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा था, इट इज़ अबाउट माइंड, इट इज़ अबाउट माइंड, हाउ यू प्रिपेयर योर माइंड। आप बताओ मत पेशेंट को, आप तो वो लंबा जिएगा। ट्रस्ट मी, टाइम इज मनी इन लॉट ऑफ डिजीजेस एंड इलनेसेस एंड कैंसर इज वन ऑफ देम। जो इस वक्त मेरा भाई या मेरी बहन जो कैंसर उनके घर में किसी को हुआ है, सोच रहे हैं ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट। ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ, व्हाट इज ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट? जो मेन ट्रीटमेंट है केमोथेरेपी हो गया, वो छोड़ के बाकी सारी ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट है। नाम मैं नहीं लेना चाहता कि कौन सी ट्रीटमेंट है, जड़ी बूटी मैं कहूँगा, जड़ी बूटी वाली ट्रीटमेंट, क्योंकि हम इंडिया में इस दौर में है कि कोई किसी को बुरा लग गया चीज़ तो एफआईआर लग जाएगी, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो कोई है घास फूस वाली चीज़ है, कोई किसी और चीज़ है। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत कुछ रिसर्च किया, मैंने बहुत सारी जगह गया, एंड जिस प्रोफेशन में मैं हूँ आई कैन एसेस, मुझे बात करना आता है और मैंने पता कर लिया वो सारे बातें हैं, उनसे कोई क्योर नहीं होता। सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको जो मिल सकता है वो मिल सकता है ये अपने अंग्रेज़ी दवा से, जो केमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, इन सब से आपको मिल सकता है। दे कैन बी जस्ट सम सपोर्टिव ट्रीटमेंट टू रिड्यूस द पेन ऑफ केमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी, but that is not the main therapy. तो in case if you have come across this video, अभी कोई आपके घर में डिटेक्ट हो चुका है कैंसर से, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर एनी अदर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। स्ट्रेट अवे गो फॉर दिस केमोथेरेपी थिंग, बिकॉज उसके रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स का मतलब ये है कि 100% में से उनके पास परसेंटेज है कि कितने लोगों को उसका फ़ायदा होता है, आराम मिलता है, और कितने लोगों को नहीं मिलता। बाकी ऑल्टरनेट यहाँ पे कोई मेडिसिन का मतलब गारंटी नहीं है, कोई डेटा नहीं है, सिर्फ बातें हैं। तो जब वो पॉडकास्ट मैंने देखा तब मुझे लगा कि बॉस, ये मैंने अपने अंदर रखा था एक्सपीरियंस, इसको बताना मैं भूल गया और बताना चाहता हूँ। एंड आई वॉज लाइक लेट मी शेयर दिस। व्हेन कैंसर हैपन्स, यस, समवेयर यू कैन जस्ट बी मेंटली स्ट्रांग। मेरे केस में हमने तो पापा को बताया भी नहीं था, उनको तो पता भी नहीं था कि उनको कैंसर है, कोई कैंसर के सिम्टम्स भी नहीं थे, सिवाय खांसी आती थी। और बाद में धीरे धीरे उनकी एनर्जी जाने लगी, ही डिडंट हैव द करेज टू गो आउटसाइड। बट बाकी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था कि वोमिटिंग आ रही है, ब्लड निकल रहा है, या बाकी कोई तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ खांसी आ रही थी। उनको पता भी नहीं था कि कैंसर हुआ है। फिर भी जो बीमारी है, जो उसका स्टेप है, वो स्टेप पे पहुंच ही जाती है। आप इस तरह के पॉडकास्ट को देख के कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए, खास करके वो लोग जो अनफॉर्चुनेटली अभी जिनके घर में डायग्नोस हुआ है। एंड सेकेंड थिंग, दैट डॉक्टर हु इज कॉलिंग हिमसेल्फ डॉक्टर इज नॉट इवन एन ऑन्कोलॉजिस्ट। जो कैंसर के डॉक्टर होते हैं ना, जैसे दांत का डॉक्टर होता है भाई साहब डेंटिस्ट, वैसे कैंसर का डॉक्टर होता है ऑन्कोलॉजिस्ट, जिसे ऑन्को भी कहते हैं। जो कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं, ही इज नॉट इवन एन ऑन्कोलॉजिस्ट। तो जो कैंसर के इलाज करते हैं डॉक्टर, उनको कहा जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट। अब ये जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया मेरे मम्मी के टाइम पे, मेरे पापा के टाइम पे, मैंने सोचा था कि एक चैनल मैं बनाऊंगा जहाँ पे दर्शकों को, व्यूअर्स को, अपने भारतीय भाई बहनों को वो चीज़ बता सकूँ, सारी बीमारियों की इन्फॉर्मेशन बता सकूँ कि बॉस ये बीमारियाँ हैं, इस तरह का इनका इलाज होता है, इसमें ये खतरा है, ये ऑप्शंस अपने पास है, इसका इतना खर्चा आता है, इसमें ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, इस तरह से इंसान ठीक होता है। तो अब जाके फाइनली मैंने एक चैनल बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है WD हेल्थ। मैं चाहता हूं कि उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। उस चैनल पर अभी तक, मतलब जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है, उस पर एक भी वीडियो मैंने डाली नहीं है। वो चैनल पे वीडियो धीरे धीरे आना चालू होगी, बट मैं 100% कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट हफ्ते में एक वीडियो मैं उस चैनल पे डाल पाऊँ, जहाँ पे कॉमन इलनेस, रेयर डिजीजेस, सारी बात हो। इंसानों पे होने वाली बीमारियाँ, इंसानों को होने वाली तकलीफ़ें, जानवरों को होने वाली तकलीफ़ें, पक्षियों को होने वाली तकलीफ़ें, सारी बीमारियों की बात कर पाऊँ और सबसे आसान तरीके में आप तक पहुंचा सकूँ। जब पापा को हुआ था कैंसर, जब मम्मी को स्ट्रोक हुआ था, तो हमने खुद इंटरनेट पे जाके बहुत सारी रिसर्च की। मेरा रिसर्च करने का तरीका अलग है। हाउ टू रिसर्च ऑन गूगल, इट्स ऑल्सो एन आर्ट। तो बहुत सारी जगह पे बहुत सारी अलग इन्फॉर्मेशन होती है, उसको लेके आपको एक बनाते हो, एक माइंड बनाते हो। तो मैंने सोचा कि
अपने व्यूअर्स के लिए एक चैनल में ऐसा बनाऊं कि मेहनत मैं कर लूँ, सारे 10-15 जगह पे जाना है, फिजिकली जाना है या ऑनलाइन जाना है, मैं चले जाऊँ, वो इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ अच्छे से कंसाइज मैटर में, और आपको समझा सकूँ कि ये बीमारी इस तरह की है, इसमें ये सारी चीज़ें होती है, इसमें ये नुकसान है, इसके ये फ़ायदे हैं, इसमें ये खाना चाहिए, इसमें ये नहीं खाना चाहिए, इसको कैसे अवॉइड करें, या फिर जब हो तो इसको कैसे ट्रीट करें। WD हेल्थ, उस चैनल की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो फिलहाल ये वीडियो यहाँ तक ही है। बताइएगा कि आपका अगर कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो तो वो कैसा था, एंड आपके पहचान में, नोन में कोई है जिनको कैंसर डायग्नोस हुआ है, या फिर जिनके फैमिली में किसी रिलेटिव को कैंसर डायग्नोस हुआ है, तो उनके साथ ये ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा। क्योंकि जब पापा को कैंसर भी डायग्नोस हुआ था, मैंने उस वक्त भी यही बात बोली थी घर पर भी, अपने वीडियो में भी, कि टेक इट पॉजिटिवली, कि उनको कैंसर हुआ ये पता चल गया। सो आई नो ही हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ डेज, मंथ्स, ईयर विथ अस। वी आर प्रिपेयरिंग मेंटली कि हाँ, जाने वाले हैं और इतना समय हमारे साथ है। इमेजिन कि आप एक दिन चले जाते हो उनके रूम में और पता चलता है कि वो नींद में ही गुजर चुके हैं, तब कैसा होता। बट आज मुझे पता है कि वो उनको कैंसर हुआ है। तो बात मैंने तब भी कही थी। तो हिम्मत ना हारे, और जल्द से जल्द हम वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे इस चीज़ को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है समय पर, वो बताने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे अलग टॉपिक आएंगे बट रिलेटेड टू हेल्थ एंड वेलबींग। तो वो थी बात गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू लेट मी नो योर एक्सपीरियंस, एंड डू सजेस्ट मी illnesses or diseases that you would like me to cover, which I will explain in my own way in the most easiest language possible. Thank you so much. Bye-bye.